Assalamu alaikum students, it's me Samra Batul and it's BS Zoology second semester class and the subject is algebra and trigonometry. Today's topic is matrix algebra. First of all, definition of a matrix. A system of mn numbers arranged in the form of an ordered set of m rows, each consisting of an ordered set of n numbers is called an m by n matrix. राइट ये जो बुलेट के साथ फर्स्ट जो बुलेट में लिखा हुआ है ये डेफिनेशन ऑफ अ मैट्रिक्स है. मैट्रिक्स इज़ अ रेक्टेंगुलर अरे ऑफ नंबर्स, राइट, रिटन विद इन द स्क्वायर ब्रैकेट्स. ये जो आप छोटी क्लासेस में आपने मैट्रिक्स जब पढ़ा होगा तब आपने डेफिनेशन याद की होगी. अगर आपको वो याद है आप वो भी लिख सकते हैं, बिल्कुल ठीक डेफिनेशन है. आगे नेक्स्ट स्लाइड में मैं वो डेफिनेशन भी आपको करवा दूँगी. लेकिन ये m बाई n ऑर्डर जो की डेफिनेशन है वो यहाँ इस बुलेट के साथ है. सिस्टम ऑफ mn नंबर्स arranged in the form of an ordered set of m rows, each consisting of an ordered set of n numbers is called an m by n matrix. Next bullet में है there are m rows and n columns in the array. The matrix is said to be of order m by n. Order of a matrix क्या होता है? Number of rows multiply का sign and then number of columns. तो उसे ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स कहते हैं. और इसको पढ़ने का तरीका क्या है? m बाई n. अ मैट्रिक्स इज़ एन अरे ऑफ नंबर्स, राइट. यहाँ पर ये आपके पास आ गया रिटन विद इन द स्क्वायर ब्रैकेट्स. आपको इसमें ऐड भी करना पड़ेगा, फिर आपकी डेफिनेशन कंप्लीट हो गया. मैट्रिक्स इज़ एन अरे ऑफ नंबर्स, राइट. और इसको डिनोट करते हैं कैपिटल लेटर से. बोल्ड ज़रूरी नहीं होता, बोल्ड ज़्यादा अगर आप बुक पे है तो बोल्ड होगा, अगर नहीं भी है डजंट मैटर, लेकिन कैपिटल लेटर से यूजुअली हम मैट्रिसेस को डिनोट करते हैं. तो ये एक मैट्रिक्स गिवन है आपके पास. कैपिटल A इज़ इक्वल टू स्क्वायर ब्रैकेट्स आपने देखा और उसके अंदर नंबर्स हैं. यहाँ पर नंबर्स की बजाय नोटेशन यूज़ की गई है A11, A12, A13. नेक्स्ट पे है A21, A22, A23. अब इस मैट्रिक्स में रोज़ कितनी है? रोज़ यानी हॉरिजॉन्टल लाइंस 2 हैं, तो इसकी नंबर ऑफ़ रोज़ इसमें है 2. कॉलम्स कितने हैं? कॉलम्स का मतलब वर्टिकल लाइंस. वर्टिकल लाइंस देखें कितनी है? 1, 2, 3. तो कॉलम्स इसमें कितने हैं? 3. तो इसका ऑर्डर क्या हुआ? 2 बाई 3. ऑल मैट्रिसेस, फिफ्थ बुलेट पढ़ रही हूँ मैं. ऑल मैट्रिसेस हैव एन ऑर्डर और डायमेंशन दैट इज़ द नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स. सो A इज़ 2 बाई 3. A का ऑर्डर क्या है? 2 बाई 3. ऑर्डर लिखते हुए आपने बस एक चीज़ का ख्याल रखना है कि नंबर ऑफ़ रोज़ हमेशा पहले आता है. मतलब इसका रूल ही ये है कि नंबर ऑफ़ रोज़ पहले है, फिर नंबर ऑफ़ कॉलम्स है. इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि उसका नाम नंबर ऑफ़ रोज़ क्या है, m है, n है, 2 है, 3 है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता. लेकिन अगर m बाई n लिखा हुआ है तो इट मीन्स इट हैज़ m रोज़ एंड n कॉलम्स. अगर आपके पास लिखा हुआ है मैट्रिक्स 3 बाई 1, इट मीन्स इट हैज़ 3 रोज़ एंड 1 कॉलम, राइट. और अगर मैं कहती हूँ n बाई m, n पहले लिख दिया m. नाउ देयर आर n रोज़ एंड m कॉलम्स इन दिस मैट्रिक्स. तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा कंफ्यूज भी करती है और ऑब्जेक्टिव टाइप के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो पहले लिखा गया है वो नंबर ऑफ़ रोज़ है और जो दूसरे नंबर पे लिखा गया है वो नंबर ऑफ़ कॉलम्स है. मैट्रिसेस इन द मैट्रिक्स. अब ये एक जनरल मैट्रिक्स है, ये सिर्फ डेफिनेशन के लिए आपके पास यूज़ होगा. इस तरह का आपने डेफिनेशन के लिए इसको याद रखना है, अदरवाइज़ इसका आगे आपको इंटीजर्स या रियल नंबर्स के मैट्रिसेस आएंगे जिन पे हम जिनको डील करेंगे हम लोग. लेकिन डेफिनेशन के लिए एक जनरल मैट्रिक्स है. एक मैट्रिक्स गिवन है जिसके नंबर्स A11, A12 की फॉर्म में है. इसके अंदर m रोज़ हैं और n कॉलम्स हैं. नंबर्स A, I, J आर कॉल्ड एलिमेंट्स. फर्स्ट सबस्क्रिप्ट इंडिकेट द रो, सेकेंड सबस्क्रिप्ट इंडिकेट द कॉलम. यानी अगर आपके पास A11 लिखा हुआ है इट मीन्स फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम के इंटरसेक्शन पे जो जगह बन रही है वहाँ पे ये एलिमेंट मौजूद है. और इसके जो नंबर्स हैं यानी A11, A12 इनको एलिमेंट्स इसके कहा जाता है.
अगर किसी मैट्रिक्स में m रोज़ और n कॉलम्स हैं तो उसमें एलिमेंट्स की तादाद क्या होगी, mn। यानी अगर किसी मैट्रिक्स में 2 रोज़ और 3 कॉलम्स हैं तो उसमें एलिमेंट्स कितने होंगे, 6। तो इट इज़ कॉल्ड द m by n मैट्रिक्स। A is equal to Aij or simply the matrix A if number of rows and number of columns are understood, राइट। ये एक m by n मैट्रिक्स है। मैट्रिक्स को लिखने के 2 तरीके आपको बता दिए गए हैं, लेकिन आप दूसरे वाला ही यूज़ करेंगे, यानी कैपिटल लेटर A से बस डिनोट कर देंगे इट इज़ द मैट्रिक्स। टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ ये करवाई जा रही है, यानी ऑब्जेक्टिव के लिए सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये एज अ डेफिनेशन भी आ सकती हैं, आपको डेफिनेशन भी इसकी याद होनी चाहिए, लेकिन आपको ऑब्जेक्टिव के लिए इसकी कॉन्सेप्ट जो है वो आपके क्लियर होने चाहिए। तो टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस में फर्स्ट टाइप है रो मैट्रिक्स। एन m by n मैट्रिक्स इज़ कॉल्ड रो मैट्रिक्स इफ़ m इज़ इक्वल टू 1, यानी एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें एक रो होगी उसे रो मैट्रिक्स कहेंगे। कॉलम्स जितने मर्ज़ी हो जाएं, चाहे 2 हों, 3 हों, 4 हों, जितने मर्ज़ी कॉलम हो, उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर एक रो है तो उसे हम रो मैट्रिक्स या रो वेक्टर भी उसको कहा जाता है। इसी तरह कॉलम मैट्रिक्स क्या है, एन m by n मैट्रिक्स इज़ कॉल्ड रो मैट्रिक्स इफ़ n इज़ इक्वल टू 1, यानी एक कॉलम जिसके अंदर हो उसे हम कॉलम मैट्रिक्स कहते हैं। रोज़ की तादाद चाहे जितनी मर्ज़ी हो जाए, और कॉलम मैट्रिक्स को कॉलम वेक्टर भी कहा जाता है। स्क्वायर मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स इज़ अ मैट्रिक्स, जैसे कि इसके नाम से आपको पता चल रहा है, जिसमें नंबर ऑफ़ रोज़ एंड नंबर ऑफ़ कॉलम्स इक्वल हों उसे हम स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल m इज़ इक्वल टू n, एग्जांपल a इज़ इक्वल टू 1 2 3 4। अच्छा, वैसे तो आपको ये डेफिनेशंस आनी चाहिए, याद करें, लेकिन अगर इन दैट केस कि आपको थोड़ी सी कन्फ्यूजन है कि ये मैंने सही लिखा या नहीं लिखा, तो डेफिनेशन लिखते हुए आपने एग्जाम्पल ज़रूर देनी है। अगर डेफिनेशन का एक भी नंबर है तो डेफिनेशन में उसकी डेफिनेशन और साथ एग्ज़ाम्पल, ये कंप्लीट डेफिनेशन तभी होती है जब आप उसको एक एग्ज़ाम्पल भी देते हैं। तो मेक श्योर कि जब भी आप डेफिनेशन लिखें उसको एग्ज़ाम्पल लाजमी दें, राइट। ये आपके पास 3 टाइप्स के आपने मैट्रिक्स देखे। रो मैट्रिक्स, इसे हम रो वेक्टर, कॉलम मैट्रिक्स, इसे कॉलम वेक्टर भी कहा जाता है। इसके अलावा स्क्वायर मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स है जिसमें नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम्स की तादाद बराबर हो। और अच्छा, अगर ऐसा मैट्रिक्स है जिसमें नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम्स की तादाद बराबर नहीं है तो उसे हम क्या कहेंगे? जी हाँ, उसे हम रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहेंगे। और मैट्रिक्स जो है उसकी डेफिनेशन ही है कि रेक्टेंगुलर अरे है, तो इसलिए वो अलग से डेफिनेशन देने की ज़रूरत नहीं है। तो रेक्टेंगुलर अरे ऑफ नंबर्स जो है वो मैट्रिक्स हो गया। एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें एक ही रो हो उसे रो मैट्रिक्स या रो वेक्टर कहते हैं। ऐसा मैट्रिक्स जिसमें एक ही कॉलम हो उसे कॉलम मैट्रिक्स या कॉलम वेक्टर कहा जाता है। फिर एक चीज़ आ गई कि अगर रोज़ की और कॉलम्स की तादाद इक्वल हो तो उसे हम स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। अब हम स्क्वायर मैट्रिक्स की भी डिफरेंट टाइप्स यानी उनको डिस्कस करेंगे। ज़ीरो मैट्रिक्स, अ मैट्रिक्स ईच ऑफ हुज एलिमेंट इज़ ज़ीरो is called a zero matrix. It is usually denoted by capital O. It is also called null matrix, मतलब एक ऐसा मैट्रिक्स जिसके एलिमेंट सिर्फ ज़ीरो हों, सारे के सारे एलिमेंट ज़ीरो हों, उसे हम नल मैट्रिक्स या ज़ीरो मैट्रिक्स का कहते हैं। डायगनल मैट्रिक्स, अ स्क्वायर मैट्रिक्स। देखिए यहाँ पे प्लीज़ ध्यान दीजिएगा, डायगनल मैट्रिक्स की डेफिनेशन में क्या है? आ स्क्वायर मैट्रिक्स, एक ऐसा मैट्रिक्स जिसके नंबर ऑफ़ रोज़ एंड नंबर ऑफ़ कॉलम्स की तादाद बराबर है। आ स्क्वायर मैट्रिक्स विद इट्स ऑल नॉन डायगनल एलिमेंट्स एज ज़ीरो, दैट इज़ इफ़ A is equal to Aij is a diagonal matrix, then Aij is equal to 0 whenever I is not equal to j. Diagonal elements are the Aij elements of the square matrix A for which I is equal to j. डायगनल मैट्रिक्स ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसके डायगनल एलिमेंट्स के अलावा बाकी सारे एलिमेंट्स ज़ीरो हों। डायगनल एलिमेंट्स कौन से होते हैं? डायगनल एलिमेंट्स ये जैसे नीचे एक मैट्रिक्स आपको एग्जांपल में गिवन है, देखिए 1 2 3, इसे डायगनल कहते हैं। डायगनल ऑफ द मैट्रिक्स और इसके एलिमेंट्स को डायगनल एलिमेंट्स कहा जाता है, 1 2 और 3। और ये नॉन ज़ीरो हैं, 1 2 और 3 हैं, और बाकी इसके अलावा जितने भी एलिमेंट्स हैं वो
ज़ीरो हों, तो ऐसे मैट्रिक्स को आप डायगनल मैट्रिक्स कहते हैं। एक इसमें चीज़ क्लियर कर लें कि 1 2 3 जहाँ पर लिखा हुआ है, अगर उसमें कोई एक नंबर ज़ीरो भी हो जाता, जैसे 0 2 3 होता, तो भी ये डायगनल मैट्रिक्स ही होता, क्योंकि इसमें ये चीज़ ज़रूरी है कि सारे के सारे एलिमेंट ज़ीरो नहीं होने चाहिए। डायगनल एलिमेंट्स कोई एक आध ज़ीरो हो सकता है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर सारे डायगनल एलिमेंट्स ज़ीरो हो जाते तो फिर ये कौन सा मैट्रिक्स बनता? जी, ये नल मैट्रिक्स बनता, ज़ीरो मैट्रिक्स, अभी जो आपने पहले डेफिनेशन पढ़ी। यानी एक ऐसा मैट्रिक्स जिसके सारे एलिमेंट ज़ीरो हैं, वो ज़ीरो मैट्रिक्स है। और ऐसा मैट्रिक्स जिसके सिर्फ डायगनल एलिमेंट्स नॉन ज़ीरो हैं और बाकी ज़ीरो हैं, उसे हम डायगनल मैट्रिक्स कहते हैं। Diagonal elements are said to be constitute the main diagonal or principal diagonal or simply a diagonal, right? यानी डायगनल एलिमेंट्स जो होते हैं, डायगनल दो तरह के होते हैं। एक किसी भी मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर दो डायगनल है, एक प्राइमरी डायगनल है और दूसरा जो है वो सेकेंडरी डायगनल है। द डायगनल विच लाई ऑन द परपेंडिकुलर टू द डायगनल आर सेड टू बी कॉन्स्टिट्यूट सेकेंडरी डायगनल। मतलब जैसे ये एक एग्जांपल है, आपके पास 2 by 2 का मैट्रिक्स गिवन है, 1 2 3 4, तो इसमें जो एलिमेंट्स हैं 1 4, ये प्राइमरी डायगनल है। सॉरी, ये कौन सा डायगनल है? प्राइमरी डायगनल। और जो 2 3 एलिमेंट्स हैं वो भी क्योंकि एक डायगनल ही बना रहे हैं, लेकिन उस डायगनल को हम कहते हैं सेकेंडरी डायगनल एलिमेंट्स। क्लियर हो गया? 1 4 प्राइमरी डायगनल और उसके जो परपेंडिकुलर है डायगनल 2 3, ये सेकेंडरी डायगनल एलिमेंट्स हैं। और इसके अलावा और इस स्लाइड में क्या बताया गया है कि डायगनल एलिमेंट्स आर सेड टू बी मेन डायगनल और प्रिंसिपल डायगनल और सिंपली आ डायगनल एलिमेंट्स, और जो दूसरे हैं वो सेकेंडरी। जब हम डायगनल मैट्रिक्स की बात करेंगे तो इसका मतलब उसके प्राइमरी डायगनल के जो एलिमेंट्स हैं वो नॉन ज़ीरो होने चाहिए, सेकेंडरी की हम बात नहीं करेंगे, राइट? टाइप्स ऑफ स्केलर मैट्रिक्स। पहले आपने पढ़ा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसके नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम्स की तादाद बराबर है। फिर उसके बाद आपने पढ़ा एक ऐसा मैट्रिक्स, ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसके डायगनल एलिमेंट नॉन ज़ीरो हैं और बाकी ज़ीरो हैं, उसे डायगनल मैट्रिक्स कहते हैं। अब एक ऐसा डायगनल मैट्रिक्स हुज ऑल एलिमेंट्स आर इक्वल, मतलब ये देखिए जो एग्जाम्पल से आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। 2 0 0 0 2 0 0 0 2, यानी डायगनल एलिमेंट्स क्या हैं? 2 2 और 2, जिसमें ये सारे सेम होते हैं। कोई भी नंबर हो सकता है, 2 3 4 1 1 कुछ भी, लेकिन अगर वो सेम है तो हम उसे कहेंगे ऐसे डायगनल। ये डायगनल तो है लेकिन हम ये ख़ास किस्म है डायगनल मैट्रिक्स की, और हम इसे क्या कहेंगे? स्केलर मैट्रिक्स। और अगर ये जो स्केलर नंबर है ये 2 2 2 या अगर इसकी जगह पे 1 1 1 आए तो ये भी एक स्पेसिफिक टाइप बन जाएगी डायगनल मैट्रिक्स की, जिसे हम कहते हैं यूनिट मैट्रिक्स या राइट, यूनिट मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी इसको कहा जाता है। इट इज़ अ स्केलर मैट्रिक्स हुज ऑल डायगनल एलिमेंट्स आर इक्वल टू यूनिटी यानी 1। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड अ यूनिट मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इट इज़ डिनोटेड बाय IN। ये जो नीचे एग्जाम्पल है ये 3 by 3 का मैट्रिक्स है और इसे हम I3। स्क्वायर मैट्रिक्स में क्योंकि नंबर ऑफ़ रोज़ एंड नंबर ऑफ़ कॉलम्स की तादाद इक्वल होती है, इसलिए अगर कहीं लिखा हुआ है कैपिटल A और उसके सबस्क्रिप्ट में छोटा सा 3 है, तो इसका मतलब A एक स्क्वायर मैट्रिक्स है 3 by 3 ऑर्डर का, राइट। सबस्क्रिप्ट में अगर मैट्रिक्स कैपिटल लेटर के सबस्क्रिप्ट में कोई नंबर है तो इसका मतलब वो उस मैट्रिक्स का ऑर्डर है, और अगर किसी स्मॉल लेटर के साथ या एलिमेंट के साथ नीचे सबस्क्रिप्ट में दिया हुआ है तो इसका मतलब वो उस एलिमेंट का ऑर्डर है, यानी एलिमेंट के बारे में बता रहा है कि वो कौन सी रो और कौन से कॉलम में लाई करता है। Triangular matrix. If every element above or below the diagonal is 0, the matrix is said to be triangular matrix. और ये triangular matrix की 2 types हैं, upper triangular matrix, lower triangular. upper triangular वो है जिसमें
प्राइमरी डायगोनल और उसके ऊपर वाले एलिमेंट्स, ठीक है, ऊपर वाले एलिमेंट्स नॉन ज़ीरो हों उसे अपर ट्रायंगुलर कहते हैं, और प्राइमरी डायगोनल और उसके नीचे वाले अगर लोअर जो एलिमेंट्स हैं वो नॉन ज़ीरो हों तो उसे लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहा जाता है। Equality of matrices. Two matrices A and B are said to be equal if and only if A and B are of the same order. All the elements of A are equal as that of corresponding elements of B. दो matrices हैं वो equal कब होंगे? If they have the same order, और उसके अलावा उसके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी इक्वल। कॉरस्पॉन्डिंग मतलब फर्स्ट एलिमेंट जो है एक मैट्रिक्स का वो दूसरे मैट्रिक्स के भी फर्स्ट एलिमेंट के इक्वल हो। ये नहीं है कि अगर इसमें इसके एलिमेंट्स है 1 2 3 4 और दूसरे के एलिमेंट्स हो जाए 2 1 4 3, नहीं, फिर वो इक्वल नहीं होंगे। ऑर्डर भी सेम होना चाहिए और उसके बाद कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी सेम होने चाहिए, तो फिर हम उन मैट्रिसेस को इक्वल मैट्रिसेस कहेंगे। अब जैसे एक एग्ज़ाम्पल है जिसमें कहा गया है कि ए और बी दोनों इक्वल हैं। अगर ए और बी इक्वल हैं तो इट मीन्स उसके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होंगे। तो आप ऐसा क्वेश्चन भी आपको आ सकता है, आगे आएगा क्वेश्चन, मैं प्रैक्टिस उसकी भी करवाऊँगी। तो ए एंड बी आर इक्वल, सो दैट इज़ वाई एक्स इज़ इक्वल टू 1, वाई इज़ इक्वल टू 2, जी इज़ इक्वल टू 3 एंड डब्ल्यू इज़ इक्वल टू 4। जी, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस प्रॉब्लम फॉर प्रैक्टिस। ये अब आपने ख़ुद सॉल्व करने हैं क्वेश्चंस। एक के लिए मैं आपको हिंट दे देती हूँ, बाकी जो है दोनों क्वेश्चंस आपने ख़ुद से सॉल्व करने हैं। जी, क्वेश्चन नंबर 1 है, दो मैट्रिसेस, इफ़ टू मैट्रिसेस आर गिवन टू यू एंड इट इज़ सेड टू बी दैट दे आर इक्वल if x minus y and 2x plus z, 2x minus y 3z plus w is equal to -1 5 0 13। और आपने फाइंड क्या करना है? आपने फाइंड करना है x y z और w, ये अननोन वैल्यूज़ है। इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है? दो मैट्रिसेस इक्वल हैं, इसका मतलब x माइनस वाई इज़ इक्वल टू -1 हो जाएगा, 2x प्लस z इज़ इक्वल टू 5 हो जाएगा, 2x माइनस वाई इज़ इक्वल टू 0 हो जाएगा, 3z प्लस w इज़ इक्वल टू 13 हो जाएगा। क्लियर? सबसे पहले तो आपने ये लिख लेना है, आपके पास 4 इक्वेशंस बनेंगी। ये लीनियर इक्वेशंस हैं। लीनियर इक्वेशन किसको कहते हैं? जिसमें वेरिएबल की पावर्स ना हो और ना ही उनकी प्रोडक्ट हो। मतलब x है प्लस y है प्लस z है, यानी x का स्क्वायर ना हो, ना ही x और y आए, x y z ना आए, उन इक्वेशंस को हम लीनियर इक्वेशंस कहते हैं। ठीक है? वेरिएबल की डिग्री जो है, वेरिएबल की जो पावर है वो 1 हो, ना ही उनकी प्रोडक्ट्स भी ना आए। ठीक है? और इसके अलावा x ओवर y ना हो उसमें, ऐसी इक्वेशंस को हम क्या कहते हैं? लीनियर इक्वेशंस कहते हैं। ये लीनियर इक्वेशन है। लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना आपको आना चाहिए, अगर नहीं आता तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है? मैं गाइड भी कर रही हूँ इसको सॉल्व करने के लिए। आपने क्वेश्चन सॉल्व करना है। आप बेहतर ये है कि जब आप लेक्चर ले रहे होते हैं, ये वीडियो लेक्चर जो सुन रहे होते हैं, तो आप कॉपी पेंसिल अपने पास रखें और अपने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नोट करते जाएं, और फिर दोबारा आप लेक्चर को सुने तो आपको क्लियर हो जाएगा टॉपिक, और आपके पास नोट्स भी आपके हिसाब से आ जाएंगे। और अपने नोट्स से याद करना और समझना ज़्यादा आसान होता है जो आपने अपने हाथ से बनाए होते हैं, क्योंकि ड्यूरिंग द लेक्चर भी आपको ये कहा जाता है, जब ऑनलाइन लेक्चर्स नहीं थे, हम प्रॉपर वे में लेक्चर्स देते थे, तो स्टूडेंट्स जो है वो नोट्स बनाएं साथ साथ। और मैथ्स तो जितना आप करेंगे उतना ही अच्छा है आपके लिए, तभी आपको जो है वो क्वेश्चंस आएंगे और समझ आएंगे। ठीक है? तो हम ये क्वेश्चन नंबर 1 की बात कर रहे थे कि पहले तो आपने ये 4 जो है वो लीनियर इक्वेशंस बना लेनी है। उसके बाद आप देखें कि जो आपकी फ़र्स्ट इक्वेशन है x माइनस वाई इज़ इक्वल टू -1, और दूसरी इक्वेशन है
2x माइनस वाई इज़ इक्वल टू 0। दोनों में x और y मौजूद हैं। इनको सॉल्व करने का तरीका क्या है, आप इसे इस मेथड को कहते हैं साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लें। उसका मेथड क्या होता है कि आप देखें x और y को दोनों इक्वेशंस में बराबर करने की कोशिश करें और फिर उसको एलिमिनेट करने की कोशिश करें। जैसे इस इक्वेशन में क्या होगा, x माइनस वाई इज़ इक्वल टू -1 ऊपर रखें, 2x माइनस वाई इज़ इक्वल टू 0 नीचे रखें और इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर दें। फर्स्ट इक्वेशन में से थर्ड इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करते हैं और सब्ट्रैक्ट करना आपको आता है, साइन चेंज होते थे, राइट। या थोड़ा सा रिवाइज़ करें अपना पुराना मैथ्स ताकि आप जो है वो इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकें। तो आप इसको सॉल्व करेंगे, आपके पास जो है -x इज़ इक्वल टू -1 आएगा और x इज़ इक्वल टू 1 आपका आंसर आ गया। अब जब आपके पास एक वैल्यू आ जाती है ना x इज़ इक्वल टू 1, तो बाकी वैल्यूज़ आपने इन इक्वेशंस में पुट करके x की वैल्यू पुट करके आपने फाइंड कर लेनी है। मतलब जैसे पहली इक्वेशन में क्योंकि मुझे पता चल गया x 1 है तो मैं y की वैल्यू इजीली निकाल सकती हूँ। सेकेंड वाली इक्वेशन में x की वैल्यू पुट करके z की वैल्यू निकाल सकती हूँ। जब z की वैल्यू निकल आएगी तो फोर्थ इक्वेशन में z की वैल्यू डाल के w की वैल्यू फाइंड आउट की जा सकती है। तो इस तरह से आपने क्वेश्चंस करने और प्लीज़ आप ये सॉल्व करें। सॉल्व करने के बाद आपको अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझसे पूछ भी सकते हैं और इसके आंसर्स भी मुझे नहीं पता कि असाइनमेंट्स क्या होंगी, देनी है नहीं देनी, क्या करना है, लेकिन मेरी तरफ से यही असाइनमेंट्स हैं कि जो प्रॉब्लम्स मैं आपको ड्यूरिंग द लेक्चर आपके लिए छोड़ देती हूँ प्रैक्टिस करने के लिए, आप उन्हें सॉल्व करें और जब भी मुझे असाइनमेंट का कहा जाएगा तो आपने यही कंपाइल करके मुझे एज एन असाइनमेंट सेंड कर देनी है, राइट। ट्रेस ऑफ अ मैट्रिक्स क्या है? इन अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए द सम ऑफ ऑल द डायगोनल एलिमेंट्स इज कॉल्ड द ट्रेस ऑफ ए। इट इज़ नोटेड बाय ट्रेस ए, TRA से इसको डिनोट करते हैं, पढ़ते हैं ट्रेस ऑफ ए। और क्या होता है? सम ऑफ द डायगोनल एलिमेंट्स। जी, अब है ऑपरेशंस ऑन मैट्रिसेस। जैसे नंबर्स में ऑपरेशंस होते हैं ना, अरिथमेटिक ऑपरेशंस इनको बोलते हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। डिवीजन इसमें नहीं होती, मैट्रिसेस में डिवीजन नहीं है। मैट्रिसेस में कौन से ऑपरेशंस हैं? एडिशन और सब्ट्रैक्शन है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन है और मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन है। अब इनके कुछ रूल्स होंगे कि कैसे आप मैट्रिसेस को ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, तो वो अब हम डिस्कस करेंगे। पहला आपका है ऑपरेशन जो हम डिस्कस करेंगे, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। एडिशन और सब्ट्रैक्शन इसलिए इकट्ठा लिखा गया है क्योंकि इसमें सेम ही रूल्स के साथ आप इसको सॉल्व करते हैं। टू मैट्रिसेस may be added if and only if they are the same order। मतलब कोई भी मैट्रिक्स, दो मैट्रिसेस हैं आपके पास और आप उन्हें ऐड या सब्ट्रैक्ट करना चाहते हैं तो वो उसी सूरत में पॉसिबल है अगर दोनों का ऑर्डर सेम हो, और फिर जो आंसर आएगा उसका ऑर्डर भी वही होगा। ये देखें एग्ज़ाम्पल में जनरल आपको एग्ज़ाम्पल दी गई है, ऐड आपने कैसे करना है। दो मैट्रिक्स गिवन है, पहले का ऑर्डर क्या है? 3/2, राइट। मतलब तीनों मैट्रिसेस हैं उनका ऑर्डर 3/2 है। और कैसे इसको ऐड कैसे करते हैं? कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड किया जाता है। जब आप मैट्रिसेस को ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं तो उसका मेथड ये है कि क्योंकि दोनों का ऑर्डर सेम होगा, आपने उसके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट करना है। ये आपने प्रैक्टिस करनी है। ये दो क्वेश्चंस हैं आपके पास। इफ़ ए इज़ इक्वल टू दिस, बी इज़ इक्वल टू दिस, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू चेक कि क्या ये ऐड और सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं, यानी उनका ऑर्डर सेम है। एग्जैक्टली सेम है दोनों का ऑर्डर, 3/3 ऑर्डर है। तो आप a प्लस बी कैसे निकालेंगे? a प्लस बी इज़ इक्वल टू, उसका फर्स्ट एलिमेंट होगा 1 + 4 यानी 5। तो आप 1 + 4 बेशक आप एक जो है स्किप कर दें ये स्टेप जो है, या डायरेक्ट आप इसका आंसर लिख दें, या आपकी मर्ज़ी है आप इसको करना चाहें। a प्लस बी का फर्स्ट एलिमेंट क्या होगा? 5। सेकंड एलिमेंट होगा फर्स्ट होगा सेकंड एलिमेंट 4, और फर्स्ट होगा थर्ड एलिमेंट भी 4 होगा। इसी तरह बाकी के एलिमेंट्स भी आपने निकाले हैं। a माइनस बी कैसे आएगा?
A माइनस बी में कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को सब्ट्रैक्ट करना है, यानी 1 माइनस 4, तो आंसर क्या है -3। तो आपने आंसर लाजमी लिखना है, मतलब आप दरमियान वाला जो स्टेप है वो स्किप भी कर सकते हैं, मैं बार बार ये कह रही हूँ, लेकिन आंसर में -3 आना चाहिए, पूरा मैट्रिक्स आपका आना चाहिए। एक एक नंबर का एक क्वेश्चन होता है और आ सकता है, ऐसा नहीं है कि नहीं आता, कुछ भी पेपर में आपको दिया जा सकता है। समटाइम्स इतने इजी क्वेश्चंस इस तरह से दे देते हैं कि वो कोई लेंथी क्वेश्चन पेपर में दिया जाता है और उसको कंपनसेट करने के लिए फिर बाकी का जो क्वेश्चन है वो इजी दे दिया जाता है ताकि आप उस टाइम लिमिट में पेपर कर लें। और इसके अलावा जो बुक्स आपको रेकमेंड की हैं वो बुक्स आपके पास हैं, आप उनसे भी हेल्प ले सकते हैं। मैंने आपसे कहा था कि अगर आप परचेज़ नहीं कर सकते आप डाउनलोड कर लें, तो उनमें भी ये क्वेश्चंस होंगे, तो उससे भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। दूसरा ऑपरेशन है स्केलर मल्टीप्लिकेशन। स्केलर मल्टीप्लिकेशन में क्या है कि किसी नंबर से किसी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं। मैट्रिक्स एक्चुअली वेक्टर रिप्रेजेंटेशन है। मैट्रिक्स जो होते हैं ना, ये वेक्टर्स होते हैं। डायमेंशन की भी बात हो रही है, लेकिन ये आपने नहीं पढ़ना, लेकिन अगर वैसे नंबर्स हैं जैसे 1 है, 2 है, 3 है, दे आर स्केलर क्वांटिटीज़। लेकिन जो मैट्रिक्स है एक रेक्टेंगुलर अरे ऑफ एलिमेंट्स विद इन द स्क्वायर ब्रैकेट्स, ये एक्चुअली वेक्टर्स को रिप्रेजेंट किया जाता है। तो स्केलर मल्टीप्लिकेशन इसलिए कहा गया है क्योंकि किसी मैट्रिक्स को आप किसी नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं, और उसका तरीका क्या है कि आप उसके ईच एंड एवरी एलिमेंट को उस नंबर से मल्टीप्लाई कर दें। जैसे कि एग्जांपल में एक मैट्रिक्स ए गिवन है जिसका ऑर्डर है 2/3 और उसे 10 के साथ मल्टीप्लाई किया गया है। कैसे कि उसके हर एलिमेंट को 10 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, और इस मल्टीप्लिकेशन को स्केलर मल्टीप्लिकेशन कहते हैं। मैट्रिसेस में एडिशन, सब्ट्रैक्शन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन तो आसान है, लेकिन मल्टीप्लिकेशन थोड़ी मुश्किल है, ज़्यादा नहीं है। अगर आप एक दफ़ा उसके रूल को समझ लेंगे तो फिर आपके लिए आसान होगा, लेकिन हाँ ऑब्वियसली थोड़ी सी लेंथी है। ये कुछ प्रॉब्लम्स हैं 3, ये आपने क्वेश्चंस को सॉल्व करना है और ज़रूर सॉल्व करना है। इसमें क्या है, पहला क्वेश्चन देखें, 5a + 2b, यू हैव टू फाइंड 5a + 2b। इट मीन्स ए मैट्रिक्स को पहले 5 से मल्टीप्लाई करना है, बी मैट्रिक्स को पहले 2 से मल्टीप्लाई करना है, देन 5a + 2b आपने फाइंड आउट करना है। थर्ड क्वेश्चन में देखें, इफ़ a इज़ इक्वल टू दिस फाइंड मैट्रिक्स x सच दैट x + a इज़ इक्वल टू 0 वेयर 0 इज़ अ नल मैट्रिक्स। तो कैसे फाइंड करेंगे आप a? जी, x + a इज़ इक्वल टू 0 का क्या मतलब है कि a एक ऐसा मैट्रिक्स है जिसे अगर हम x में ऐड कर दें तो वो उसके साथ ऐड कर दें तो आपका आंसर जो है, सारे नंबर्स जो हैं वो 0 0 0 हो जाएं। तो क्लियरली पता चल रहा है कि a जो है वो -x के इक्वल होगा, यानी आप x को -1 से मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास a आ जाएगा, राइट। x को -1 के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो आपका आंसर जो है वो a होगा। और आप चेक भी कर लीजिएगा, फिर आप a को और x को ऐड करें, आपके आंसर 0 0 आएंगे, राइट। कुछ और हैं ताकि आपकी अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए स्केलर मल्टीप्लिकेशन की, एडिशन की और सब्ट्रैक्शन की। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के लिए क्या चीज़ ज़रूरी है, ये पॉसिबल कब होती है? जैसे एडिशन और सब्ट्रैक्शन में मैंने आपसे कहा ना कि उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए तभी एडिशन या सब्ट्रैक्शन पॉसिबल है। स्केलर मल्टीप्लिकेशन के लिए कोई रूल नहीं है। मल्टीप्लिकेशन के लिए क्या रूल है? इफ़ a इज़ अ m/p मैट्रिक्स, मतलब उसका ऑर्डर क्या है, m/p, इसमें m रोज़ हैं और p कॉलम्स हैं, और b मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है p/n, p रोज़ एंड n कॉलम्स, देन ab इज़ डिफाइंड एज m/n मैट्रिक्स। a और b को अगर आप मल्टीप्लाई करना चाहते हैं तो वो उसी सूरत में पॉसिबल है अगर a की कॉलम्स की तादाद b की रोज़ की तादाद के बराबर हो। a के कॉलम्स की तादाद b के रोज़ की तादाद के बराबर होगी तो ही हम उन दोनों को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज़ हम उन्हें मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। तो आपके पास अगर कोई मैट्रिक्स आते हैं, आपने उनकी प्रोडक्ट फाइंड करनी है, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लिकेशन, आपने उनको मल्टीप्लाई करना है, तो उसके लिए आपने चेक करना है
कि ए के कॉलम्स और बी की रोज़ की तादाद बराबर हो, और फिर आपने उसको मल्टीप्लाई करना है। एक प्रोसीजर है, वो मैं आपको समझाती हूँ। लेकिन जो रिज़ल्टिंग मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर क्या होगा, ए की रोज़ और बी के कॉलम्स जो बराबर वाला है वो स्किप हो जाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखें, ए का ऑर्डर क्या था, m बाई पी, और बी का ऑर्डर क्या था, p बाई n। तो रिज़ल्टिंग मैट्रिक्स क्या आया, m बाई n। क्योंकि p और p बराबर थे, इट मीन्स ये मल्टीप्लाई हो सकते हैं, और जो रिज़ल्टिंग मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर क्या आएगा, m बाई n। और उसके बाद एक एग्जाम्पल आपको गिवन है, ए मैट्रिक्स है, उसका ऑर्डर है 2 बाई 3, बी का ऑर्डर क्या है 3 बाई 2। अब 3 और 3 बराबर हो गया, इसका मतलब इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन हो सकती है। मल्टीप्लिकेशन करने का तरीका क्या है, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। पहला एलिमेंट बनाने के लिए फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। कैसे, अच्छा यहाँ पर उसने सेकंड रो का फर्स्ट एलिमेंट बनाया है, उसके लिए क्या करना है, आपने सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। देखिए सेकंड रो क्या है 0 1 4, और फर्स्ट कॉलम क्या है -1 2 और 5। और मल्टीप्लाई कैसे करना है, 0 मल्टीप्लाई बाय -1 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 5। और ये जो आंसर आ गया 22, ये आपका सेकंड रो का पहला एलिमेंट है। फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट क्या होगा, पहली रो को पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करें, 1 - 1 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 5 इज इक्वल टू -1 प्लस 4 प्लस 15 प्लस 4 19 -1 यानी 18। पहला आपका एलिमेंट क्या आएगा 18, सेकंड वाला आप खुद फाइंड करें, थर्ड है 22, और उसके साथ वाला भी आपने फाइंड करना है। तो मल्टीप्लिकेशन ऐसे होती है। ये रूल्स हैं, मल्टीप्लिकेशन और प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिसेस इज पॉसिबल इफ़ एंड ओनली इफ़ द नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ ए इज़ इक्वल टू द नंबर ऑफ रोज ऑफ बी। जैसा कि मैंने आपको बताया, रूल क्या है, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं, फिर फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं, एंड सो ऑन ये चलता है। फर्स्ट रो ने कॉलम्स के साथ मल्टीप्लाई होकर फर्स्ट रो बनानी है, सेकंड रो ने कॉलम्स के साथ मल्टीप्लाई होकर सेकंड रो बनानी है, इसी तरह थर्ड एंड सो ऑन। ये एक एग्जांपल है, इससे आपको मल्टीप्लिकेशन समझने में आसानी होगी। ए मैट्रिक्स गिवन है, बी मैट्रिक्स गिवन है। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू चेक कि आप इसकी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। ये पिछली एग्जांपल ही है, और उस पर हमने चेक कर लिया कि इसकी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, क्योंकि ए के कॉलम्स की तादाद बी की रोज़ की तादाद के बराबर है। अब आप इसे मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ये देखिए फर्स्ट एलिमेंट C11 फाइंड आउट किया 18, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 8, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, अब ये दूसरी रो बन रही है। क्लियर। इसी तरह आप कुछ प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन दूंगी, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की प्रैक्टिस करें। ये आपको अभी थोड़ी शायद मुश्किल लगे, लेकिन प्रैक्टिस से आप जो है वो आसान लगना शुरू हो जाएगी, इतनी भी मुश्किल नहीं। और ये ऑलरेडी आप लोग जो है वो 8th 9th 10th क्लास में कर चुके हैं। ये कुछ प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस हैं। ए और बी, आपने ए बी फाइंड करना है। क्वेश्चन नंबर 2 में शो दैट ए बी इज़ अ नल मैट्रिक्स एंड बी ए इज़ नॉट अ नल मैट्रिक्स। ए बी और बी ए फाइंड करना है, और आपको पता चलेगा कि ए बी इज़ नॉट इक्वल टू बी ए इन जनरल इन मैट्रिसेस। मतलब नंबर्स में तो है ना, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 करो या 3 मल्टीप्लाई बाय 2 करो, आंसर सेम ही आता है। हम कहते हैं कि रियल नंबर्स आर कोमोटेटिव। ये रियल नंबर्स जब आपने पढ़े थे, उसकी प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी, उसमें कहा था। लेकिन मैट्रिसेस जो हैं वो कोमोटेटिव नहीं होते। इसमें ए बी इज़ नॉट इक्वल टू बी ए। मल्टीप्लिकेशन में प्रोडक्ट जो ऑर्डर है वो बहुत मैटर करता है। हाँ, एडिशन सब्ट्रैक्शन जो है
एडिशन कॉमोटेटिव है, सब्ट्रैक्शन भी नहीं है कॉमोटेटिव, और मल्टीप्लिकेशन भी नहीं है कॉमोटेटिव। समटाइम्स ऐसा हो जाता है कि इक्वल आंसर आ जाता है, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि हमेशा होगा। जैसे कि इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 2 में जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको पता चलेगा ए बी और बी ए का आंसर डिफरेंट आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 में आपने फाइंड ए एंड बी सच दैट ए बी इज़ इक्वल टू बी ए। अब क्वेश्चन नंबर 3 एक ऐसी एग्जांपल है जिसमें ए बी इज़ इक्वल टू बी ए है। ये आपको गिवन है, आपने ए बी और बी ए फाइंड करना है, उसको इक्वल रखना है। फिर आपने इक्वल मैट्रिसेस की डेफिनेशन क्या थी कि उसके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होते हैं, उसको सॉल्व करें और ए और बी को फाइंड करें। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 4 में ए बी सी और ए बी सी यानी 3 आपने प्रोडक्ट्स निकालनी है, 3 मैट्रिसेस की बने, और ये आप शो दैट है, इट मीन्स ये इक्वली होंगे, लेकिन आपने ये चेक करना है आंसर। एसोसिएटिव लॉ इसको कहा जाता है, और मैट्रिसेस में ये होल्ड करता है, राइट। फाइंड एक्स सच दैट 3 मैट्रिसेस हैं, मल्टीप्लाई करें, फिर इक्वल टू 0। 0 का क्या मतलब है? 0 एक ऐसा मैट्रिक्स है जिसका हर एलिमेंट 0 है। जो आपका आंसर आएगा ना, उसके हिसाब से आपने इसको 0 के इक्वल रखकर आपने x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो 2 दफ़ा आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्या ये मल्टीप्लाई हो जाएगा? अगर मैं पहला मैट्रिक्स और दूसरे मैट्रिक्स को कंसिडर करूँ, मल्टीप्लाई हो जाएगा? हो जाएगा, क्योंकि फर्स्ट रो ने पहला जो मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर क्या है? 1/3, और दूसरे का ऑर्डर क्या है? 3/3। तो ये आपका मल्टीप्लाई हो जाएगा, और रिजल्टिंग जो आपका मैट्रिक्स आएगा, आंसर जो आएगा वो 1/3 यानी एक रो वाला मैट्रिक्स आएगा जैसा कि पहला है, और उसको आप उससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका आंसर ही 1 आ जाएगा। उसको आप सॉल्व कीजिएगा तो इक्वल टू 0 रखेंगे और फिर x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, राइट। तो क्वेश्चन नंबर 6 है जी, 37 मिनट्स भी हो गए हैं। आज आपने मैट्रिक्स की डेफिनेशन, मैट्रिक्स का ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, जो मैंने आपसे कहा कि ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने करना है, और उसके अलावा फिर आपने पढ़ा एडिशन, सब्ट्रैक्शन, स्केलर मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स, और ये प्रॉब्लम्स हैं। ए स्क्वायर, यहाँ क्वेश्चन नंबर 8 में देखें, ए स्क्वायर प्लस 7a प्लस 31। ए स्क्वायर का क्या मतलब है? ए को 2 दफ़ा मल्टीप्लाई, ए मल्टीप्लाई बाई ए, ठीक है। इससे आपने कंफ्यूज नहीं होना, तो आपने जस्ट ए को ए से मल्टीप्लाई करना है। क्वेश्चन आपने सॉल्व करने हैं। जी, प्रॉपर्टीज़ ऑफ अ मैट्रिक्स, ये भी ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और वैसे भी आ सकती हैं। स्टेट करनी आएंगी, प्रूव करनी आ जाए तो वैसे तो आएंगी नहीं, लेकिन अगर आ भी जाएँ तो आपने मैट्रिसेस ले लेने और उनसे उसको प्रूव करना। नहीं, क्वेश्चन जैसे हम ले लेते हैं रैंडम कोई भी अपने पास से लेकर आप उसको प्रूव कर देंगे। तो मैट्रिसेस में a प्लस बी इज़ इक्वल टू बी प्लस ए होता है, यानी एडिशन के विद रिस्पेक्ट टू ये कॉमोटेटिव है। a प्लस बी प्लस सी इज़ इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी, लेमडा a प्लस बी इज़ इक्वल टू लेमडा a प्लस लेमडा बी। यानी इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप पहले ऐड करें और बाद में मल्टीप्लाई करें, या मल्टीप्लाई करके ऐड करें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये होल्ड करती हैं। a इंटू बी प्लस सी, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ए बी प्लस ए सी होता है। a प्लस बी मल्टीप्लाई बाई सी इसके इक्वल होता है। ए बी सी इज़ इक्वल टू ए बी सी, क्योंकि ऑर्डर नहीं ब्रेक हुआ ना, उधर भी ए बी सी है, इधर भी ए बी सी है, तो आंसर सेम आएंगे। लेकिन ए बी इज़ नॉट इक्वल टू बी ए इन जनरल। ए बी इज़ इक्वल टू 0 नॉट नेसेसरी इम्प्लाई दैट ए इज़ इक्वल टू 0 और बी इज़ इक्वल टू 0। अभी आपने पीछे एक एग्जांपल आई थी जिसमें कहा गया था, 2 मैट्रिसेस आपको गिवन थे, प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन दिया मैंने, ए बी इज़ इक्वल टू नल मैट्रिक्स आएगा, और वो दोनों ए बी जो हैं वो 0 नहीं थे, उनमें से कोई भी एक 0 मैट्रिक्स नहीं था। तो ये प्रॉपर्टी है इसकी, ए बी इज़ इक्वल टू ए सी नॉट नेसेसरी इम्प्लाइज दैट बी इज़ इक्वल टू सी। ये भी ज़रूरी नहीं है। हाँ जी, एक और चीज़ आपकी आज के लेक्चर की रह गई, आपका टाइम भी तकरीबन ख़त्म होने वाला है। तो ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स,
The matrix obtained by interchanging the rows and columns of a matrix A is called the transpose of A. राइट, ट्रांसपोज क्या है, रोज़ को कॉलम्स में चेंज कर दें. एग्जाम्पल से आपको अच्छी तरह से समझ आ जाएगी. ए इज़ इक्वल टू आपको एक मैट्रिक्स गिवन है, उसका ट्रांसपोज क्या है, ए की रोज़ जो हैं वो ए ट्रांसपोज के कॉलम्स बन जाते हैं. राइट, 1 2 3 4 5 6 और ये आपके पास आ गया. मैट्रिसेस को ऑनलाइन समझाना बहुत मुश्किल काम है. मतलब ये आपकी प्रैक्टिस के लिए कुछ प्रॉब्लम्स है. जो डैश डला हुआ है इसका मतलब ट्रांसपोज है. ठीक है, कॉम्प्लीमेंट वगैरह नहीं, ट्रांसपोज है. तो आपने ट्रांसपोज लेने और उनको ऐड कर देना है, या जो भी इसमें फंक्शंस लिखे हैं, क्वेश्चंस आपने सॉल्व करने हैं. एक दो डेफिनेशंस आपकी रह गई हैं. अ मैट्रिक्स इज सच दैट ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए इज कॉल्ड सिमेट्रिक इफ़ ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए. राइट, यानी ए और उसका ट्रांसपोज दोनों अगर बराबर हो जाएं तो उसे हम ऐसे मैट्रिक्स को हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं. और अगर ए ट्रांसपोज इज़ इक्वल टू माइनस ए हो तो हम उसे स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं. एग्जांपल आपके पास गिवन है. राइट, और उसके बाद एक आपको दिया गया है कि ए माइनस ए ट्रांसपोज मस्ट बी स्क्यू सिमेट्रिक. क्यों, सोचिएगा इसके बारे में कि क्यों होता है. प्लस ए ट्रांसपोज सिमेट्रिक होता है और ए माइनस ए ट्रांसपोज स्क्यू सिमेट्रिक होता है. राइट, तो सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक की डेफिनेशन, ट्रांसपोज की डेफिनेशन भी हो गई. नेक्स्ट आपका जो लेक्चर होगा वो भी मैट्रिसेस ही के बारे में है. उसमें हमने डिटर्मिनेंट और इन्वर्स फॉर मैट्रिक्स इंशाल्लाह पढ़ेंगे. आज के लिए इतना ही. ये कुछ प्रॉब्लम्स हैं स्क्यू सिमेट्रिक और सिमेट्रिक से रिलेटेड. ये आपने, और मैं आपको फिर बता दूँ, ये जो डैश डला हुआ है इट मीन्स ये टी है इसका मतलब. ठीक है, ट्रांसपोज आपने लेना है, कॉम्प्लीमेंट वगैरह कुछ नहीं है, ये टी है. ओके जी, थैंक यू सो मच. लेक्चर को एक दफ़ा आप जब पहली दफ़ा सुन रहे हो तो अपने पास कॉपी पेंसिल रखें और अपने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हैं वो नोट करते जाएं. उसके बाद दोबारा से लेक्चर को सुने. इसके अलावा आपके पास रिकमेंडेड बुक्स हैं जिनसे आप हेल्प ले सकते हैं. साथ साथ प्रैक्टिस करते जाएं. टाइम बहुत कम है, आपके फ़ाइनल एग्ज़ाम्स आने वाले हैं, तो आप अपना साथ साथ काम करते जाएंगे तो आपके लिए आसानी होगी. ओके जी, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़.